हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और मैंने सिविल सर्विसेज 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर की है। और आज मैं आप सब अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं पे कंप्लीट की थी। मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे 2 भाई और एक बहन है। मेरे बड़े भैया और दीदी दोनों वर्किंग हैं और मेरा छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद सुल्तानपुर में मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक कंप्लीट किया था 2014 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। फिर 2016 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके डिसाइड किया कि मुझे कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में अपना टाइम डिवोट करना है। लास्ट ईयर 2018 CSE 2018 में मुझे 489th रैंक मिली थी, जिससे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुआ था। उसके बाद ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 3rd रैंक सिक्योर की है। तो मेरी जर्नी 2016 से लेकर आज तक की थोड़े अप्स डाउन्स रहे थे। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला था और काफ़ी सारे सेटबैक्स भी थे। तो इन सब स्ट्रगल्स और इस जर्नी के बाद मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा था। सबसे पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में बहुत सारी वीकनेसेस थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लूप होल्स थे। मैंने चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं की थी, प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपनी मिस्टेक्स पे एक एक करके काम करना शुरू किया था और उसकी वजह से हर एक स्टेज धीरे धीरे मेरे लिए इजी बनता गया था। सबसे पहले प्रीलिम्स पे फोकस किया मैंने कि उसमें क्या क्या ज़रूरी है। फिर मैंने मेंस पर अपना ध्यान पूरी तरीके से डिवोट किया और फिर ऑब्वियसली पर्सनालिटी टेस्ट पे। उसके बाद जब मेरी फाइनल रैंक 489 आई थी, मैं खुश भी थी और कहीं ना कहीं मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ था कि मैंने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ कवर ही नहीं किए थे, मैंने छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से मेरी और अच्छी रैंक नहीं आई या फिर मैं उसी अटेम्प्ट में IAS का अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई। तो जब मुझे अपनी वीकनेसेस रियलाइज़ हुई तो मैंने उन पर काफ़ी फोकस के साथ काम करना शुरू किया। मैंने अपने एसए GS 1 और 3 के पेपर पे काफ़ी सारे नोट्स प्रिपेयर किए, काफ़ी प्रैक्टिस की और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शनल और GS 2 और 4 पर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला कि उसमें भी मैं कुछ मार्क्स इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कुछ काम आई। फिर 3rd अटेम्प्ट के दौरान ही मुझे काफ़ी सारी फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़े मेरे शेड्यूल में ब्रेक आए थे, थोड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए थे और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने जो प्लान किया था वो मैं नहीं कर पाऊँगी। पर ये काफ़ी मुश्किल टाइम था, पर उसी टाइम पे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का बहुत सारा सपोर्ट मेरे साथ था और वो मुझे कंटिन्यूसली एवरीडे कॉल करके, मैं उन्हें कॉल करती थी, वो मुझे बताते रहते थे कि तुम कर लोगी, यू कैन डू इट, तुमने पहले भी किया है, तो तुम्हें अभी डीमोटिवेट नहीं होना है। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात बोली कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुमने जो भी प्रिपेयर किया है तुम बस जाकर लिख कर आ जाओ, बाकी रिज़ल्ट मत देखो। तो ये जो गीता का एवरग्रीन श्लोक है जो कि हर कोई जानता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये चीज़ मेरी फैमिली स्पेशली मेरी मम्मी मुझे बार बार बोलती रहती थी। ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी क्योंकि एक पॉइंट के बाद मैंने रिज़ल्ट पे थोड़ा फोकस कम कर दिया था। उस टाइम पे बस मुझे यही था कि मैंने जो कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करके बस मुझे आंसर्स लिख कर आ जाने हैं। इस चीज़ को ही मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था। इसके बाद मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ तब आया था जब मैं ऑप्शनल का पेपर देकर आई थी और मैं अपनी फ्रेंड्स से डिस्कस कर रही थी। मेरी फ्रेंड सोफिया, उसका भी सेम ऑप्शनल था और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ऑप्शनल का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था और हमने इतने मार्क्स के तो क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किए। एंड वी स्टार्टेड कंपेयरिंग व्हाट वी हैड डन लास्ट ईयर और हमने रियलाइज़ किया कि शायद IAS नहीं क्लियर होगा हमारा और हम दोनों ही दुखी होकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी कि मेरा पहले भी थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हो गया था और अभी भी मैं ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो शायद नहीं होगा। फिर 1-2 महीने उसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। फिर
फाइनली जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा शायद थोड़ी होप है, तो अब पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पर उस टाइम भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, मैं बिल्कुल अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी उसकी पढ़ाई के लिए। तो उस टाइम पर मैंने बस ये प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि पहले भी बीमारी की वजह से मैंने अपना थोड़ा-सा टाइम लूज़ कर दिया था, बहुत ही प्रेशियस टाइम लूज़ कर दिया था। और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरी एंग्ज़ायटी और नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लिया था इन अ वे कि इस बार तो आईएएस क्लियर ही करना है, तो तुम्हें इतने मार्क्स लेकर आने हैं। मैंने हर पेपर के लिए अपने मार्क्स डिसाइड किए थे कि मुझे इतना लेकर आना है। वो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर हो गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक टाइम पे ओवर एम्बिशियस हो रही थी कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगी, सब में इतने मार्क्स आ जाएंगे। और उसका प्रेशर थोड़ा-सा एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खुद सस्टेन नहीं कर पा रही थी। तो वो चीज़ मेरी फैमिली ने भी रियलाइज़ की थी। फिर मुझे खुद भी रियलाइज़ हुई कि ये मेंटली उतना ये मेंटली काफ़ी अनहेल्दी है, तुम इसको सस्टेन नहीं कर पाओगी। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। फिर मेरा इंटरव्यू था, प्लान्ड था 26 मार्च को, और 24 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया था और 20 तारीख के बाद इंटरव्यू होने बंद हो गए थे। उसके बाद ऐसा टाइम आ गया था जब बहुत ही ज़्यादा फ़ियर था, बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, लोगों में बहुत ही एंग्जाइटी थी। कोविड की प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया था कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई पे। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैंने उस टाइम पे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया था, एक 2 महीने के लिए। उस टाइम तक मुझे क्लियर हो गया था कि अब मेरी हेल्थ पे फोकस बढ़ाना है। फिर उस टाइम पे मुझे घर जाने का भी टाइम मिल गया था। वहाँ पे मैंने रेगुलरली योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करी। वहाँ पे मैंने घर वालों को बताया कि मुझे अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है। मैं बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू देखती रहती थी कि क्या क्या हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, जो कि हर कोई फोकस उसी पे कर रहा था। और मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर और उसके पहले भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब मुझे फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सारी प्रैक्टिस धीरे-धीरे मैंने खुद भी रियलाइज़ किया और मेरी फैमिली को भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कामनेस बिल्ड हो रही थी। मेरा जो एंग्ज़ायटी और नर्वस बिहेवियर था वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा था, और मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा पेशेंस के साथ लोगों से बातें करती थी। पहले एक टाइम आ गया था कि मैं छोटी-छोटी बातों पे कभी-कभी इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि इतना प्रेशर था एग्ज़ाम का। ये 2-3 महीने मैंने उन एस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू किया था और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। इवन नाउ जब 28 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ, अनलॉकडाउन प्रोसेस के बाद हम घर से वापस यहाँ दिल्ली आए थे। उस टाइम पर भी मुझे ये क्लियर था कि अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स या बहुत ज़्यादा कुछ भी रट कर तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें पता है चीज़ें, तुम किसी भी टॉपिक पे कुछ अच्छे पॉइंट्स प्रेज़ेंट कर सकती हो, और तुम्हें पता है कि जब भी वो किसी भी इश्यू पे क्वेश्चन करेंगे तुम्हें बेसिक नॉलेज है। अब बस तुम्हें बहुत ही काम एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद को प्रेज़ेंट करना है। और ये पिछले 2-3 महीने का सेल्फ़ डेवलपमेंट और सेल्फ़ रियलाइज़ेशन का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। फिर एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आता है, जो कि मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बात कर रही थी। तो मुझे 2018 के एग्ज़ाम के टाइम पे उस टाइम पे मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्ज़ाम दिया था, और 2 महीने बाद फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम था मेरा। उस टाइम पे मुझे डेंगू और टाइफाइड की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में थी काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद 1-1.5 महीना मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी। फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम था। फिर अगले साल फिर से एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी। जीएस 4th के एथिक्स के पेपर के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं 1-2 दिन बेड रेस्ट पर थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग भी थी कि इस टाइम पर जब सारी दुनिया, सारे एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो
जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर मेरी फैमिली को भी रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ इसके साथ इसी वजह से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही है और ये अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इसके नेग्लिजेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई और इस पर आफ्टर मीन्स 2019 इस पे मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया था कि अब आपको अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज़ करनी है। फिर ये चीज़ तो मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इस पर ज़रूर ध्यान रखें। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे थे दिल्ली में, उन्हें टाइफॉइड की प्रॉब्लम हुई है। तो ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, तो इस टाइम में अपनी हेल्थ को आप कभी भी सेकेंडरी नहीं कर सकते। फिर अगला इशू आता है कि मैं सुल्तानपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक छोटी सिटी है यूपी में, और यूपी में जनरली भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एजुकेशन को लेके कि गर्ल्स को इतना पढ़ाना है, उनको भेजना है बड़ी सिटीज़ में या नहीं भेजना है। इन सब चीज़ों पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे कई सारे क्लासमेट्स को ऐसा मौका नहीं मिला था कि वो जाके बाहर पढ़ पाएँ। तो ये इश्यूज़ हैं, डेफ़िनेटली हैं। और अगर ये मुझसे पूछा जाए कि मैंने इन सब में कैसे सर्वाइव किया, तो मैं इसका क्रेडिट पूरी तरीके से अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, मेरी मम्मी खुद भी एजुकेटेड हैं, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ अ टीचर। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में कि मुझे और मेरी बहन को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि मेरी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी एजुकेशन में, मेरी जर्नी में। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर की एजुकेशन को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम पे कभी ऐसे क्वेश्चंस रेज़ नहीं किए कि हमें अलग से अकेले दिल्ली में नहीं रहना या रहना है, हमें जॉब कहाँ करनी है। मैं खुद भी इंडिया में कई स्टेट्स में रह चुकी हूँ और इन सब चीज़ों को लेकर हमारी फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उनका ये सपोर्ट ही था कि मैं 100% अपना फोकस इस एग्ज़ाम की तरफ दे पाई। फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं आगे नहीं पढ़ सकती, वो बस मुझे यही बोलते थे कि यू कैन डू इट, और इवन इफ़ यू डोंट, यू ऑलरेडी आर अ टैलेंटेड पर्सन। आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है लाइफ में, आपको अपनी प्लेस पता है इस दुनिया में। तो ये सब बातें काफ़ी अच्छी लगती थी जब मैं उनके मुंह से सुनती थी कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझ में बिलीव करते हैं। मेरे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी सक्सेस में। मेरी सिस्टर डॉक्टर है और जैसे कि मैंने बताया, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए थे और मेरी सारी हेल्थ इश्यूज़ का सल्यूशन मैं अपनी सिस्टर से ही लेती थी। वो हमेशा मेरे साथ आकर खड़ी रहती थी जब भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, और काफ़ी उसकी पर्सनल केयर की वजह से ही था कि मैं टाइम पे रिकवर होकर फिर बैक टू पढ़ाई, बैक टू स्टडीज़ मेरा शुरू हो जाता था। इसके अलावा मेरा छोटा भाई, वो भी दिल्ली में रहता है, तो जब भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं उसे बुला लेती थी। एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैं उसको बुला लेती थी, उससे बातें करती थी और वो रूम में रुकता था जब तक मैं सो नहीं जाती थी। तो इस तरीके से वो भी काफ़ी चीयरफुल रखता था मुझे पूरे प्रोसेस में। मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस एग्ज़ाम में, ये सक्सेस में। जब मैं 2016 में आई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरीके से अप्रोच करूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था एग्ज़ाम के बारे में, क्या ऑप्शनल लेना है, जीएस कैसे पढ़ना है। तो मेरे दो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स कॉलेज के, सोफ़िया और शिफ़ाली, दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उनके साथ मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, उनके साथ मैंने एसेज़ लिखकर एक दूसरे से चेक किए हैं। इंटरव्यू के पहले हम सब बैठकर एक दूसरे से क्वेश्चंस किया करते थे, आंसर किया करते थे, वो हमें फ़ीडबैक दिया करते थे। तो उनका ये एक तरीके से गाइडेंस, सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा था मेरी सक्सेस में। उसके अलावा मेरे कॉलेज के कई सारे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं एथिक्स के और जीएस के आंसर्स डिस्कस करती थी कि कैसे आंसर को अप्रोच कैसे करना है। तो मैंने जो बताया कि कीवर्ड्स को एड्रेस करना है, क्वेश्चन आंसर्स को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जा सके। ये चीज़ें मुझे डिस्कशन के थ्रू ही पता चली थी।
और एथिक्स में वैल्यूज़ को कैसे अप्रोच करना है, वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कैसे करना है, और एग्ज़ाम्पल्स कैसे लिखने हैं, वैल्यूज़ को कल्टिवेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें डिस्कशन से ही मुझे आती थी। तो आई थिंक आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनफ कि जब मैं मेंस का पेपर दे रही थी, मेरे फ्रेंड्स भी उसी टाइम पर मेंस लिख रहे थे, तो हम सब एक ही गोल की तरफ काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी कन्वर्जेंस आ जाता था एफ़र्ट में। तो कभी कभी टॉपिक्स हम डिवाइड करके पढ़ लिया करते थे कि तुम ये पढ़ लो, मुझे पढ़ा देना, और मैं ये कर लेती हूँ, तुम्हें पढ़ा दूँगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता था। ये मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स आईआईटी के थे, जिनके साथ आज पूरे 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को। इनकी फ्रेंडशिप के बगैर शायद मैं उस रास्ते पर नहीं होती, या फिर मेरे जो मेरा फोकस था वो डाइवर्ट हो जाता, बिल्कुल मेरी एफ़र्ट्स में डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है अगर ये लोग नहीं होते तो। इनकी वजह से मुझे पता था कि ये मटेरियल्स अच्छे हैं मार्केट में, इन्हीं को पढ़ो। उसके अलावा मैंने जो भी मटेरियल्स डिस्कस किए, मैंने बस उन्हीं को बार बार पढ़ा था। मैंने उसके अलावा कोई और मटेरियल्स टच भी नहीं किए थे। तो इट वाज़ मेनली बिकॉज ऑफ देम कि मुझे पता था स्टार्टिंग से कि ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसे आंसर लिखना है, और पर्सनालिटी टेस्ट में क्या रिक्वायर्ड है, उनको पहले से भी एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली फ्रेंड्स फैमिली के अलावा आपको ऐसे भी फ्रेंड्स के साथ टच में रहना है जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो उनसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप नॉन सीएससी नॉन यूपीएससी बातें कर रहे हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी रेजुविनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। वो आपको अच्छा फील कराता है कि ठीक है, ये भी मेरे दोस्त हैं जो मुझसे लगातार बातें करते हैं, टच में हैं, और तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, इनसे काफ़ी मोटिवेशन आता है। ऐसे प्रिपरेशन के थ्रू बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जब आपको थोड़ा लो फील होगा। मैं डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इशू मेंटल हेल्थ इशू में आता है। तो बट देयर विल बी पीरियड्स जब आप लोनली फील करेंगे, आपको लोनेस फील होगी, सैड फील होगा, आपको लगेगा कि आपके अदर फ्रेंड्स या फिर बैचमेट्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो फॉरेन जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं और उनका पैकेज बढ़ता जा रहा है। आपको थोड़ा भी कभी कभी आपको कंपैरिजन के बाद ये लगेगा कि आप एक ही जगह पे 3-4 साल से स्टक हैं और योर लाइफ इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। तो ऐसे फेजेस भी आपको बहुत आएंगे। इसके लिए वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड कि सबसे पहले तो मैंने सोशल मीडिया से ही कट ऑफ किया कि इतनी सारी चीज़ें देखकर मेरा माइंड ये सब कुछ अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। दूसरी एक चीज़ थी, अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जॉर्डन पीटरसन की, विच इज़ 12 रूल्स फॉर लाइफ। उसमें एक रूल है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स टुडे बट कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे। सो इसका बेसिक आइडिया यही है कि आपको हर दिन अपने आप को बेटर करना है। आपने जहाँ से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी किसी और की जर्नी से बिल्कुल अलग है। आपके फ्रेंड्स अलग अलग प्लेसेस से आए हैं, आपके कलीग्स, आपके बैचमेट्स अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। आपने सेम जगह से स्टार्ट नहीं की है रेस, तो आप सेम जगह पे क्यों फिनिश करना चाहते हैं? आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है, किसी और से रेस में नहीं लगना है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए, एंड बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ ध्यान में रखना ताकि आपकी विल पावर आपको हर दिन पुश करती रहे आपकी पढ़ाई के लिए 9 से 10 घंटा फोकस रखने के लिए। और इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत से पॉइंट्स आए हैं जब मैंने लो फील किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर्सनालिटी टेस्ट के ही 1 हफ़्ता पहले मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गई थी, काफ़ी नर्वसनेस आ गई थी। उस टाइम तक मुझे बिल्कुल क्लियर था। तब मैंने अपने आप को रिमाइंड किया कि प्रतिभा, योर मेंटल हेल्थ इज़ फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल कम सेकेंड। मैंने अपनी किताबें बंद करके साइड में रख दी और फिर मैंने लैपटॉप खोल के बैठ गई और मैं वीडियोस देखती रही।
लोगों की, उसमें एक टॉपर्स की बहुत सारी वीडियोस आती हैं। उसमें वन ऑफ माय बैचमेट्स इन आईआरएस नमिता शर्मा की वीडियो है, एक बहुत अच्छी वीडियो थी। उसको मैंने प्ले किया बिकॉज आई न्यू हर फॉर अ वीक एंड उसका फेमिलियर फेस देख के मैंने कहा ये वीडियो मुझे देखना है, तो आई जस्ट प्लेड इट। और उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। शी हैड ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ सेटबैक्स एंड उसने अपनी स्टोरी शेयर की कि किस तरीके से वो इन सब सेटबैक्स को एक चैलेंज की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती थी और हर सेटबैक उसको स्ट्रॉन्ग बनाता था। तो दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी। उस वीडियो को देख के मेरी स्पिरिट काफ़ी इट लिफ्टेड माई स्पिरिट टोटली एंड आई जस्ट लुक्ड इनवर्ड्स कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। आई हैव अचीव्ड अ नंबर ऑफ माइलस्टोन्स ऑलरेडी। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर इन माई लाइफ एंड नाउ आई जस्ट हैव टू complete this process that I've started 3-4 years ago. I knew that I have to complete this process. I have enjoyed this process and I knew that अब मुझे जाके पैनल के सामने बैठ के उनके क्वेश्चन को आंसर करना है, नथिंग एल्स। बाकी कितने भी मार्क्स थे वो तो आपके कंट्रोल के बाहर है। आप एक हफ्ते में अपने आप को नहीं बदल सकते। आपको जो पढ़ना है पढ़ लिया, जो आप हैं। आपको बस रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी। और वो ये वीडियोस देखकर और लोगों के साथ की वजह से ही मुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर पाई हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन माई लाइफ हु हैव कंट्रीब्यूटेड नोइंगली और अननोइंगली टूवर्ड्स दिस सक्सेस। मैं अपनी जर्नी के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं सुल्तानपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि पहले भी आपको बताया, जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। तो 10th क्लास तक मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी थी, जो कि हिंदी मीडियम का बोर्ड था। उसके बाद मैंने 10+2 के लिए सीबीएसई बोर्ड पे शिफ्ट किया था, क्योंकि उस टाइम तक मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे जेई एग्ज़ाम के लिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर करना है और उसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ाई करना और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना थोड़ा सा एडवांटेजेस होगा। क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड हिंदी में था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में इंग्लिश को ग्रास्प करने में। मुझे सिमिलर एक्सपीरियंस जब मैं आईआईटी दिल्ली आई थी तब भी मुझे हुआ था। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश बोलने में और मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स, बैचमेट्स फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे, तो मैं थोड़ा सा एक तरीके से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी इस मामले में। तो मुझे थोड़ा सा हमेशा एंग्जाइटी या नर्वसनेस रहती थी जब भी मैं किसी को अप्रोच करती थी या फिर क्लास में स्पीकअप करने में मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी कि प्रॉबेबली मैं कुछ गलत बोलूँगी या मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ हमेशा थी मेरे मन में कि ये मेरा वीक पॉइंट है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं और शिफ्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में या फिर इंग्लिश मीडियम में अपीयर करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती होगी। और इसकी वजह से क्योंकि मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक थी तो मुझे एसे राइटिंग में भी प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि जैसे टॉपर्स के आंसर्स होते हैं, मैं उस तरीके के एसेज नहीं लिख पाती, मुझे उस तरीके की लैंग्वेज फ्रेम करना नहीं आता, उतने अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न लिखना नहीं आता। ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ थी। तो मुझे एक कहीं ना कहीं लेवल पे लगता था कि इतनी अच्छी रैंक तो मैं ला ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं एसे में टॉपर्स जैसा स्कोर नहीं कर सकती, मैं जीएस में उनके जैसा स्कोर नहीं कर सकती। और ऑनेस्टली वन ऑफ द रीज़न्स फॉर टेकिंग फ़िज़िक्स एज एन ऑप्शनल ये भी था कि मुझे लगता था कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स या राइटिंग स्किल्स वीक हैं, इसकी वजह से मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। और फ़िज़िक्स इसलिए भी लिया था क्योंकि एक तो मेरा इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में बैकग्राउंड था, दूसरा ये रीज़न था कि मैं किसी और सब्जेक्ट को लेने में काफ़ी एंग्शियस थी कि मेरी लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स वीक होने की वजह से मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। तो ये पिछले 4 साल जो थे ये एक तरीके से मेरी इस जर्नी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था कि धीरे धीरे मुझे इंग्लिश
फ्लुएंटली बोलने का भी कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और पर्सनालिटी टेस्ट का मेरा एक बहुत बड़ा फोकस इस पार्ट पे था कि मुझे ढंग से खुद को प्रेजेंट करना है, बी इट इन इंग्लिश और हिंदी। सिंस मेरा लैंग्वेज, मैंने मीडियम इंग्लिश चूज़ किया था, तो मुझे इंग्लिश बोलने की भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि वो रूरल बैकग्राउंड से हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स के साथ compete नहीं कर सकते, उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ट्रूथ नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस एस्पेक्ट पे। जैसा कि मैंने कहा कि हर कैंडिडेट एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं करता, तो आप डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है या फिर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं जो कि शिफ्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम पे, डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को रिकवर करने में, उससे अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में और अपनी स्किल्स बिल्डअप करने में। बट एक तरीके से ये पूरा एक्सपीरियंस इज़ टोटली वर्थ इट, बिकॉज जब आप अपनी वीकनेसेस रियलाइज़ करके उस पर काम करते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आपको लगता है कि आप 4 साल पहले जो थे और आप आज जहाँ पर हैं, आप एक बेटर पर्सन हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड वाइजर पर्सन। यू आर अ बेटर कैंडिडेट, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग टुडे। और ये कंटिन्यूस वर्क, बी इट इन लैंग्वेज और योर पर्सनैलिटी, योर पेशेंस, 4 साल आपको इन सब चीज़ों पे, जिस तरीके से मैंने फोकस किया है, आपको भी हो सकता है 3-4 साल इन चीज़ों पे भी काम करना पड़े। तो आप उससे डरिए मत, आप उसका सामना करिए और उसको एक्सेप्ट करिए। आप अपने फ्रेंड्स के सामने उसको एक्सेप्ट करिए कि ये आपकी वीकनेस है और आप इस पे काम करना चाहते हैं, इस पे कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क आपको सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं करना है, आपको बाकी एरियाज़ में भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आप एक अच्छी सी रैंक लाकर अपना पर्पस पूरा कर सके। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स को मेरा ये मैसेज रहेगा कि डू नॉट फील डीमोटिवेटेड कि आपको लैंग्वेज या राइटिंग स्किल्स में डिसएडवांटेज है। आपको जो चीज़ जहाँ पे आप लैक करते हैं, आप अदर एरियाज़ में उस पर रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा आंसर सिर्फ लैंग्वेज से नहीं आता, अच्छा आंसर आता है कि आपके पॉइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको वो पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। अच्छा एस्से सिर्फ लैंग्वेज से नहीं आता, अच्छा एस्से आता है कि आप कितने डाइवर्स पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, कितना डेप्थ में जा रहे हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज की वजह से आप नहीं कवर कर सकते, ये आप अपनी नॉलेज की वजह से, अपने हार्ड वर्क से कवर कर सकते हैं। अगर मैं आज इस लेवल तक आ चुकी हूँ कि मैंने अपनी हर स्टेज पे अपनी जो चीज़ें मैं लैंग्वेज स्किल में कमी थी उसको रिकवर किया है, तो ये आप भी कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट एफर्ट हर डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है। जहाँ पे भी आपकी कमियां हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर काम करिए। और आई एम श्योर डेफिनेटली अगर आप वो कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो एक दिन आप ज़रूर उसको ओवरकम करके प्रॉबेबली मेरी तरह, और आई होप मुझसे बेटर परफॉर्म करके ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आ सकते हैं आप। तो अपने आप में भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।